नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी की दुनिया से मैं यश के उपस्थित हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। यह हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 10 है। उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल एडेड सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा जो 17/10/2021 को हुई थी, उसमें हिंदी सेक्शन के 100 प्रश्नों में से इस प्रश्नों की एक वीडियो पार्ट 9 के नाम से हमारे चैनल पे उपलब्ध है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उन्हीं 100 प्रश्नों में से 20 प्रश्नों को और लेकर के यह हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 10 बनाया गया है। पार्ट 9 से लेकर के पार्ट 13 तक के जो भी वीडियो रहेंगे उसमें उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल एडेड सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के ही प्रश्न रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निषिद्ध का विलोम क्या है? विकल्प हैं संबद्ध, सलज, निबद्ध, विहित। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है कि निषिद्ध का विलोम विहित होता है। अगला प्रश्न है, ईश्वरदास किस काव्यधारा के कवि हैं? विकल्प हैं राम भक्ति शाखा, प्रेमाश्रय शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, ज्ञानेश्वरी शाखा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ईश्वरदास राम भक्ति शाखा के कवि हैं। भक्ति काल में जिन कवियों ने विष्णु के अवतार के रूप में राम की उपासना को अपना लक्ष्य बनाया, वे राम भक्ति शाखा या रामाश्रयी शाखा या राम काव्यधारा के कवि कहलाए, जैसे रामानंद, अग्रदास, तुलसीदास, नाभादास, केशवदास, नरिहरदास, ईश्वरदास। परीक्षाओं में प्रश्न ऐसे भी आता है कि नाभादास किस काव्यधारा कवि हैं, या केशवदास किस काव्यधारा कवि हैं, या ईश्वरदास किस काव्यधारा कवि हैं। यह 4 कवियों के नाम दे देगा और उसमें से 3 कवि राम भक्ति शाखा के रहेंगे और 1 कवि कृष्ण भक्ति शाखा के रहेंगे, और पूछ देगा कि इनमें से कृष्ण भक्ति शाखा कवि कौन है या इनमें से कौन राम भक्ति शाखा कवि नहीं है। राम भक्ति शाखा के सबसे बड़े और प्रतिनिधि कवि तुलसीदास हैं। अगला प्रश्न है, उत्कर्ष का विशेषण क्या है? विकल्प हैं उत्कृष्ट, उत्कीर्ण, उन्नत, अपकर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्कृष्ट। उत्कर्ष का विशेषण उत्कृष्ट होता है। अगला प्रश्न है, नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र में संधि है। इसमें संधि बताना है कि इसमें कौन सी संधि है, गुण संधि है कि दीर्घ संधि है, यण संधि है कि वृद्धि संधि है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गुण संधि है। नरेंद्र में गुण संधि होती है। गुण संधि का सूत्र होता है आदुगुणा। परीक्षा में पूछा जाता है कि गुण संधि का सूत्र बताइए, तो सही उत्तर होगा आदिगुणा होता है। आदिगुणा होता है गुण संधि का सूत्र। गुण संधि में अ या के बाद अगर ई, उ, री, लिरी का मेल होता है तो क्रमशः ए, ओ, अर, अल हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अ या आ के साथ ई या ई का मेल होता है तो ए हो जाता है। अ या आ के साथ उ या उ का मेल होता है तो ओ हो जाता है। अ या आ के साथ री का मेल होता है तो अर हो जाता है, और अ या आ के साथ लिरी का मेल हो जाता है तो अल हो जाता है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझ लीजिए। अ धन ई बराबर ए, अ धन ई बराबर ए, आ धन ई बराबर ए, आ धन ई बराबर ए, अ धन उ बराबर ओ, अ धन उ बराबर ओ, आ धन उ बराबर ओ, आ धन उ बराबर ओ, अ धन री बराबर अर, आ धन री बराबर अर, अ धन री बराबर अल, आ धन लिरी बराबर अल। इस तरह से संधि होती है। कुछ उदाहरण देख लीजिए। नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र होता है। महाधन उदय महोदय होता है। महाधन ऋषि महर्षि होता है। अगला प्रश्न है, जो सिद्ध या पूरा किया जा सके इसके लिए एक शब्द बताइए। विकल्प हैं प्रसिद्धि, निधि, साध्य, सिद्धि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साध्य। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके उसको साध्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। उक्त पंक्तियाँ किस संपादक ने किस पत्र में लिखी हैं? विकल्प हैं कार्तिक प्रसाद खत्री, प्रेम विलासिनी, बालकृष्ण भट्ट, हिंदी प्रदीप, देवकीनंदन खत्री, प्रयाग समाचार, प्रताप नारायण मिश्र, ब्राह्मण। देखिए, कार्तिक प्रसाद खत्री ने प्रेम विलासिनी पत्र का संपादन किया था, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्र का संपादन किया था, देवकीनंदन खत्री ने प्रयाग समाचार का संपादन किया था, और प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्र का संपादन किया था। इन चारों पत्रों के संपादकों के नाम आप लोग याद रखिएगा। परीक्षाओं में अक्सर हिंदी प्रदीप और ब्राह्मण पत्र के संपादक के बारे में पूछा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्र में लिखा था। ब्राह्मण पत्र का प्रकाशन कब शुरू हुआ? तो मार्च 1883 ईस्वी में इसका प्रकाशन शुरू हुआ। ब्राह्मण पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो कानपुर से होता था। और ब्राह्मण पत्र कब प्रकाशित होना बंद हुआ? तो जुलाई 1889 ईस्वी में इसका प्रकाशन बंद हुआ।
मार्च 1883 से जुलाई 1889 तक इसका प्रकाशन हुआ और वार्षिक चंदा न देने वाले ग्राहकों को लाना देते हुए पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने अपने पत्र ब्राह्मण में इन लाइनों को लिखा था। प्रताप नारायण मिश्र भारतीय मंडल के प्रमुख लेखकों में से एक माने जाते हैं। भारतीय मंडल के जो प्रमुख लेखक थे प्रताप नारायण मिश्र उनमें से एक हैं। भारतेंदु से लेखन शैली मिलने के कारण इनको प्रति भारतेंदु या द्वितीय हरिश्चंद्र कहा जाने लगा था। इनको प्रति भारतेंदु या द्वितीय हरिश्चंद्र भी कहा जाता था क्योंकि इनकी लेखन शैली भारतेंदु से बहुत मिलती जुलती थी। इनके प्रसिद्ध नाटक हैं भारत दुर्दशा और हठी अम्मीर। परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है भारत दुर्दशा नाटक किसने लिखा है या हठी अम्मीर नाटक के लेखक कौन हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रताप नारायण मिश्र। इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं प्रताप पीयूष और प्रताप समीक्षा, प्रेम पुष्पावली और मन की लहर इनके कविता संग्रह हैं। अगला प्रश्न है जो दोहराया न गया हो इसके लिए एक शब्द कौन सा है। विकल्प हैं अनागत, अनवगत, अनावृत, अनावर्त। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनावर्त। इसका चौथा विकल्प सही है। देखिए अनागत का मतलब होता है जो आया ना हो, अनावगत का मतलब होता है जिसके बारे में जानकारी ना हो, अनावृत का मतलब होता है जो आवृत ना हो, जो ढका ना हो, जो खुला हो। तो इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है कवितावली में तुलसीदास ने किस रूप में कथा का वर्णन किया है। विकल्प हैं नाट्य रूप में, मुक्तकों के रूप में, प्रबंध काव्य के रूप में, खंड काव्य के रूप में। इस प्रश्न का सही उत्तर है कवितावली में तुलसीदास ने मुक्तकों के रूप में कथा का वर्णन किया है। इसमें किसकी कथा है। कवितावली में श्री रामचंद्र जी के इतिहास का वर्णन कवित, चौपाई, सवैया आदि छंदों में किया गया है। कवितावली में किसकी कथा है तो रामचंद्र जी की ही कथा है। और रामचरितमानस के जैसे कवितावली में भी 7 खंडों में यह कथा लिखी गई है और ये छंद ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न यह है कि कवितावली की भाषा क्या है, तो कवितावली की भाषा ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न है भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की शुद्ध ब्रजगावन में पावन जबे लगी इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं। विकल्प हैं सूरदास, नंददास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, कुंभन दास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इस पंक्ति को लिखा है। और किस में लिखा है तो इस पंक्ति को जगन्नाथ दास रत्नाकर ने उद्धव शतक में लिखा है। यह इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। और इसका प्रकाशन कब हुआ था तो इसका प्रकाशन 1923 ईस्वी में हुआ था। इसमें किस छंद का प्रयोग किया गया है तो घनाक्षरी छंद का प्रयोग किया गया है। और इसकी विधा क्या है तो इसकी विधा मुक्तक है। यह मुक्तक काव्य है और यह दूत काव्य परंपरा में आता है। जगन्नाथ दास रत्नाकर किस भाषा में लिखते थे तो यह ब्रज भाषा में लिखते थे। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने 1893 ईस्वी में साहित्य सुधा निधि का संपादन किया। यह आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ ब्रजभाषा लेखक हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं हरिश्चंद्र, गंगावतरण, हिंडोला, श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी, रत्नाष्टक। परीक्षा में अगर पूछा जाता है कि गंगावतरण किसने लिखा है तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा है। अगला प्रश्न है कवि कुल कल्पतरु किस कवि की रचना है। विकल्प हैं बेनी, भूषण, चिंतामणि, केशव दास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चिंतामणि की रचना है। चिंतामणि भूषण, मतिराम तथा जटाशंकर जिनका नाम नीलकंठ भी था उनके बड़े भाई थे। चिंतामणि कभी कभी अपनी रचनाओं में अपना नाम मणिलाल और लालमणि भी रखते हैं। चिंतामणि की रचनाएं हैं काव्य विवेक, काव्य कुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, छंद विचार पिंगल, रामायण और रसमंजरी। कवि कुल कल्पतरु रचना संस्कृत ग्रंथ काव्य प्रकाश के आदर्श पर लिखी गई और चिंतामणि की प्रसिद्धि का मुख्य कारण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल का आरंभ चिंतामणि त्रिपाठी से ही मानते हैं। तो एक प्रश्न यहाँ पे ये बन गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतिकाल का आरंभ किस कवि से मानते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चिंतामणि त्रिपाठी से मानते हैं। चिंतामणि त्रिपाठी की भाषा जो है वह विशुद्ध ब्रज भाषा है। इस भाषा में चिंतामणि त्रिपाठी लिखते थे तो वह ब्रज भाषा में लिखते थे। और इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना का नाम क्या है तो चिंतामणि त्रिपाठी की सबसे प्रसिद्ध रचना का नाम कविकुल कल्पतरु है। अगला प्रश्न है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित अप्सरा क्या है। विकल्प है नाटक, कविता, कहानी, उपन्यास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपन्यास है। अप्सरा क्या है, अप्सरा एक उपन्यास है। अप्सरा इनका पहला उपन्यास है और यह 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हैं, उनके नाम हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनको प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा के नाम से भी जाना जाता है। और छायावाद चतुष्टय में ये चारों कवि आते हैं। निराला की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनका नाम है अनामिका, परिमल, गीतिका, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, तुलसीदास, अलका, निरुपमा, कुल्ली भाट, बिल्लेसुर, बकरिया। इसमें से राम की शक्ति पूजा
तुलसीदास और कुकुरमुत्ता अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा रचना किसने लिखी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा निराला ने लिखी है। कुकुरमुत्ता रचना किसने लिखी है? तो निराला ने लिखी है। तुलसीदास के लेखक कौन हैं? तो तुलसीदास के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। निराला का पूरा नाम क्या है? निराला का पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित में से एक गलत है। विकल्प हैं कर्मभूमि 1920, निर्मला 1927, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्मभूमि। इसका प्रकाशन 1920 में नहीं हुआ था, यह 1932 में प्रकाशित हुआ था। निर्मला 1927 में प्रकाशित हुई थी, यह सही है। प्रेमाश्रम 1922 में प्रकाशित हुई थी, यह भी सही है। और रंगभूमि 1925 में प्रकाशित हुई थी, यह भी सही है। तो गलत कौन है? यहाँ पे गलत चुनना है, तो विकल्प हमारा पहला सही होगा। कर्मभूमि का प्रकाशन वर्ष इसमें गलत दिया हुआ है। कर्मभूमि का जो प्रमुख पात्र है वह अमरकांत है और लाला समरकांत हैं। प्रमुख पात्र भी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। अब देखिए, कर्मभूमि और रंगभूमि दो इनके उपन्यास हैं। रंगभूमि उपन्यास का प्रमुख पात्र कौन है? तो रंगभूमि उपन्यास का प्रमुख पात्र सूरदास है। आप लोग कन्फ्यूजन मत करिएगा, कर्मभूमि और रंगभूमि दोनों को मिक्स कर दीजिएगा। कर्मभूमि का प्रमुख पात्र कौन है? अमरकांत हैं और समरकांत हैं। और रंगभूमि का प्रमुख पात्र कौन है? सूरदास हैं। अगला प्रश्न है, राम कुमार वर्मा कृत बादल की मृत्यु किस विधा की रचना है? विकल्प हैं कविता, निबंध, एकांकी, उपन्यास। तो इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। बादल की मृत्यु एक एकांकी है। राम कुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। इनको एकांकी सम्राट भी कहा जाता है। इनके काव्य में रहस्यवाद और छायावाद की झलक है। इनके प्रसिद्ध एकांकी संग्रह हैं पृथ्वीराज की आँखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्त किरण, रूप रंग, रजत रश्मि, ऋतुराज, दीपदान, रिमझिम, इंद्रधनुष, पांचजन्य, कौमुदी महोत्सव, मयूर पंख, खट्टे मीठे एकांकी, कैलेंडर का आखिरी पन्ना। राम कुमार वर्मा के प्रसिद्ध नाटक हैं विजय पर्व, कला और कृपाण, नाना फड़नवीस, सत्य का स्वप्न। राम कुमार वर्मा की प्रसिद्ध काव्य रचनाएं हैं चित्ररेखा, चंद्रकिरण, अंजलि, अभिशाप, एकलव्य, वीर हमीर, जौहर, निशीथ। इनकी आलोचना की प्रसिद्ध किताबें हैं कबीर का रहस्यवाद, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। अगला प्रश्न है, ठेले पर हिमालय के लेखक हैं। विकल्प हैं अमृतलाल नागर, धर्मवीर भारती, नगेंद्र, हरिशंकर परसाई। इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। धर्मवीर भारती ठेले पर हिमालय के लेखक हैं। ठेले पर हिमालय एक निबंध है, इसकी रचना विधा निबंध है। धर्मवीर भारती के कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं गुनाहों को देवता, जिसका प्रकाशन 1949 ईस्वी में हुआ था, यह उपन्यास है। सूरज का सातवां घोड़ा, जिसका प्रकाशन 1952 ईस्वी में हुआ था, यह भी उपन्यास है। और अंधा युग, यह एक पद्य नाटक है जो 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। धर्मवीर भारती धर्मयुग के प्रधान संपादक थे। यहाँ पे प्रश्न एक यह बन जाता है कि धर्मयुग के संपादक का नाम क्या है या धर्मयुग के संपादक इनमें से कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? विकल्प हैं आयोजन, खटमल, अकाल, जीव। इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है, जीव पुल्लिंग नहीं है। आयोजन, खटमल, अकाल पुल्लिंग हैं। इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करके आप आसानी से इनके लिंग की पहचान कर सकते हैं। उदाहरण जैसे आयोजन किया जाता है, खटमल काटता है, अकाल पड़ता है, लेकिन जीव बोलती है। तो इस तरह से जीव स्त्रीलिंग हो गई। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? विकल्प हैं मुंबई, इलाहाबाद, कोलकाता, मद्रास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में हुई थी। इसका तीसरा विकल्प सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई सन 1800 ईस्वी को कोलकाता में हुई थी। उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने इसकी स्थापना की थी। अब यहाँ एक प्रश्न यह बन जाता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर है कि 10 जुलाई सन 1800 ईस्वी में। और यहीं से दूसरा प्रश्न बन जाता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर है कि लॉर्ड वेलेजली द्वारा हुई थी। अगला प्रश्न है, नामदेव का जन्म कहाँ हुआ था? विकल्प हैं गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बिहार में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नामदेव का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। तीसरा विकल्प सही है। नामदेव का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। संत नामदेव के गुरु विशोबा खेचर थे। संत नामदेव संत ज्ञानेश्वर के समकालीन थे। संत नामदेव वारकरी संप्रदाय के प्रमुख संत थे। तीर्थावली इनकी प्रसिद्ध रचना है। यहाँ से एक प्रश्न यह बनता है कि तीर्थावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? इस प्रश्न का उत्तर होगा संत नामदेव की रचना है।
संत नामदेव के पद अभंग नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने जो पद लिखा है वह अभंग नाम से जाने जाते हैं और सिखों के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनके पद संकलित हैं। अगला प्रश्न है, मैथिल कोकिल कहा जाता है? विद्यापति को, जयदेव को, नागार्जुन को, फणीश्वरनाथ रेणु को, किसको मैथिल कोकिल कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक देश की साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह किसका कथन है? विकल्प हैं आचार्य नलिन बिलोचन शर्मा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। रामचंद्र शुक्ल जी की एक अत्यंत ही प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है चिंतामणि और इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा है। ये दोनों इनकी बड़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं और परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती हैं। यहाँ से एक प्रश्न यह बनता है कि चिंतामणि के लेखक का नाम क्या है? तो चिंतामणि के लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? तो इस प्रश्न का उत्तर भी यही होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं हैं। विकल्प हैं गीत फरोश ठंडा लोहा सतपुड़ा के जंगल, ब्रह्म राक्षस ठंडा लोहा अंधा युग, गीत फरोश कमल के फूल सतपुड़ा के जंगल, गीत फरोश अंधा युग सतपुड़ा के जंगल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि भवानी प्रसाद मिश्र की जो रचनाएं हैं गीत फरोश कमल के फूल सतपुड़ा के जंगल, तो तीसरा विकल्प सही है। ठंडा लोहा किसने लिखा है? तो ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की रचना है। ब्रह्म राक्षस किसने लिखा है? तो ब्रह्म राक्षस गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। अंधा युग किसने लिखा है? तो अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। गीत फरोश कमल के फूल सतपुड़ा के जंगल यह भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न आपके लिए, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। कवितावली किस भाषा में लिखी गई है? विकल्प हैं मैथिली भाषा, बुंदेली भाषा, ब्रज भाषा, अवधी भाषा। तो उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिए ताकि नए वीडियोज़ के अपलोड होने की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अपना कीमती समय देकर के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।